गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। बच्चा पार्टी। यार अभी लग रहा है कि आप लोग अब थक गए हो पढ़ते पढ़ते। नहीं सर। हम्म। नहीं सर। सही बात है ना? नहीं सर। क्यों? है अनम्यूट करके बोलो जरा तो। इसलिए बिकॉज क्लास के लिए कोई एंथुजियाज्म ही नहीं रह गया। क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो ज्यादा, डाउट भी नहीं शेयर कर रहे हो। ऐसी बात है। ऐसी बात तो लग रही है मुझे। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे, मेजॉरिटी तो ऐसी बात है। क्यों भाई सुकृत, तुम बताओ। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। हम्म। नहीं सर, तो पहली बार ही आया मैं लेट ऐसा तो हमेशा 7:30 बजे तक। मेहुल, am यस I सर। audible? यस सर। आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। सर। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस You are सर। not audible to me. What is the problem? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आप लोगों को? अच्छा जी, ठीक है। चलो फिर पहले हम लोग विदाउट लूजिंग टाइम फटाफट कॉन्सेप्ट फिनिश करते हैं इसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस का। तो सबसे पहले हम लोग देखो, पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट नंबर का ज्योमेट्री का जो बेसिक एलिमेंट है वो सारा समझ लिया था। ठीक है। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कि जो डिफरेंट लोकस होते हैं, जैसे सर्कल हुआ, स्ट्रेट लाइन हुई, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उनको कॉम्प्लेक्स नंबर में हम कैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनका इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्ट्रेट लाइन इन आर्गन प्लेन। स्ट्रेट लाइन इन आर्गन प्लेन। तो ऐसे समझो कि अगर हमें किसी पॉइंट, मान लो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स वाई प्लेन ले लिया, मतलब आर्गन प्लेन ले लिया, रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस वाला प्लेन, और इस प्लेन में एक लाइन है जो किसी पॉइंट जेड नॉट से पास कर रही है। जेड नॉट एक पॉइंट है और ऑब्वियसली कुछ एंगल बना रही होगी, किससे? रियल एक्सिस से। तो वो एंगल, क्योंकि लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें एक पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होता है। तो ये है तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस, ये है रियल एक्सिस, और ये पॉइंट है जेड नॉट, और ये एंगल है अल्फा। अब इस लाइन का इक्वेशन लिखने का मतलब क्या है? अगर कोई आपसे बोलता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो आप क्या बोलते हो? आप बोलोगे भाई कि इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, जेड वेरिएबल पॉइंट, मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x, y होता है वो यहाँ पर z का रोल प्ले करेगा। तो x, y दो वेरिएबल के बजाय हम एक वेरिएबल z में डील करेंगे। z इज अ वेरिएबल पॉइंट, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, एनीवेयर ऑन दिस लाइन। सो wherever z goes, this line segment will change its magnitude but retain its direction. Do you agree or not? जेड और जेड नॉट को ज्वाइन करने वाला जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा बट आर्ग्यूमेंट वेरी नहीं करेगा। मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये आर्ग्यूमेंट इसका क्या होगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे मैंने ड्रॉ किया है, तो जेड माइनस जेड नॉट क्या होगा बेटा? इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? अल्फा। तो आर्ग्यूमेंट जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू अल्फा क्या है? इट इज इक्वेशन ऑफ, बोलो,
क्या हो गए? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। Yes, sir. आप में से एक व्यक्ति वॉलंटियर करे और कंटिन्यूअसली अपना माइक ऑन करके रखे और बोलते रहे जरा, तो फटाफट जल्दी से। कौन करेगा? रे होगा, लाइन नहीं होगा, ये रे होगा। क्यों? क्योंकि अगर P A के राइट साइड में होगा तो ठीक है। अगर P ये पॉइंट Z जो है अगर इधर कहीं आ गया, अगर Z यहां है तो Z माइनस जेड नॉट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। उस केस में आर्गुमेंट हो जाएगा ये माइनस पाई प्लस अल्फा। नहीं, माइनस अल्फा नहीं होगा, माइनस अल्फा नहीं होगा। माइनस अल्फा तो ऐसा हो जाएगा, डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। तो अगर अल्फा है तो इट इज अ फॉरवर्ड रे, इट इज इक्वेशन ऑफ फॉरवर्ड रे फ्रॉम ए जेड नॉट एक्सक्लूडिंग जेड नॉट। इसमें जेड की जगह आप जेड नॉट नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर मुझे लिखना है तो ये अभी कंप्लीट नहीं है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू A, that is Z naught, and making angle alpha, है ना, with positive direction of real axis, with positive direction of real axis। ठीक है जी। तो मैं बोल रहा था कि क्या ये कंप्लीट लाइन का इक्वेशन है? क्या ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है? तो बोल रहे नहीं, ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं, ये सिर्फ फॉरवर्ड रे का इक्वेशन है। तो इधर बैकवर्ड रे का इक्वेशन अगर लिखना है ये ब्लू वाला पोर्शन में, तो क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा। ये इक्वेशन ऑफ बैकवर्ड रे, ये वाला इक्वेशन ऑफ फॉरवर्ड रे था। दिस इज इक्वेशन ऑफ बैकवर्ड रे स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट ए। और अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए और दिस, देन इट इज इक्वेशन ऑफ कंप्लीट रे, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन ऐसा लिखता हूं, अगर मैं लिखता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू अल्फा और माइनस पाई प्लस अल्फा, देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ, क्या है ये? इज द इक्वेशन ऑफ कंप्लीट लाइन एक्सेप्ट जेड नॉट। यस, क्योंकि अगर जेड की जगह जेड नॉट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो का आर्ग्यूमेंट क्या होता है? जीरो इज द नंबर हुज आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। तो ये तो हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला इक्विवेलेंट। स्लोप पॉइंट फॉर्म जो लाइन होती है उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये फॉर्म आ गया कि मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म या आर्ग्यूमेंट फॉर्म ऑफ द लाइन। अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर द कर्व दिस एंड द कर्व दिस इंटरसेक्ट। ये दो कर्व किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं? जल्दी आंसर करो। ये दो कर्व किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं? बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बेटा, उसको सीखते जाओ और एक एक क्वेश्चन करते जाओ, सो दैट वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आपको समझ में आए। तो अब आप ऑब्जर्व करो तो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में है। एक पहली वाली क्या है? इट इज अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 3 आयोटा मेकिंग एंगल 3 पाई बाई 4। तो वेयर इज 3 आयोटा? पहले 3 आयोटा मार्क कर देते। ये आयोटा है, ये 2 आयोटा है, ये 3 आयोटा है। 3 आयोटा पॉइंट से निकलने वाली रे है, उसका एंगल कितना होना चाहिए? तो उसका
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस से एंगल कितना होना चाहिए 3π/4, π/2 + π/4। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये रे जो होगी वो कुछ ऐसे होगी, ऐसे रे होगी। ये एंगल है 3π/4 और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 3 आयोटा, या यहां लिख दो 3 आयोटा। चलो इस पे ये वाला पॉइंट है कि नहीं, क्या 3 आयोटा इज अ पॉइंट ऑन दिस लोकस? नो, 3 आयोटा एक्सक्लूडेड है। अब एक दूसरे पर जाते हैं, ये अभी हमने फर्स्ट वाला इसको लिखा ना, अब इसकी बात करो, इसकी बात करो, क्या बोलोगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ 2z + 1 - 2 आयोटा इज दिस। इसको हमेशा भी इस फॉर्म में ले जाओ, तो 2 कॉमन ले लो, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 कॉमन लिया टाइम्स z + 1 - 2 आयोटा/2 इज इक्वल टू π/4। बट यू नो आर्ग्यूमेंट 2 इज 0, पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 होता है। आर्ग्यूमेंट a × b इज आर्ग्यूमेंट a + आर्ग्यूमेंट b, तो इसी को हम लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z -1 + -½ + आयोटा इज इक्वल टू π/4। अब इसको इंटरप्रेट करो, कौन से पॉइंट से रे ओरिजिनेट हो रही है? रे इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट -½ 1। वेयर इज -½ 1? यहां कहीं होगा, यहां। और यहां से कितना एंगल बना रही है रियल एक्सिस से? π/4 एंगल बना रही है। तो π/4 एंगल अगर -½ 1 से बनाएगी तो ये रे पास करेगी कैसे? ऐसे, कहीं ऐसे जाएगी, ऐसे। तो डू दे इंटरसेक्ट? डू दे इंटरसेक्ट? नो, तो दे डू नॉट इंटरसेक्ट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट। अब ये तभी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं जब आपको ये पता हो कि ये इक्वेशंस रे को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन के फॉर्म में सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कुछ लोग ऐसे सोच लेते हैं कि अच्छा ये एंगल है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1, पॉइंट है 0,3, तो y इज इक्वल टू -x + 3 एक लाइन लिख दिया। फिर इसका लिख दिया, इसमें भी z को x + i/y डाल करके वहां से करेंगे तो इसका इक्वेशन भी एक आ जाएगा, -½ 1 से पास करने वाली लाइन, तो y -1 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x + ½ फिर ये दोनों लाइंस को सॉल्व कर लिया, तो दोनों लाइन को सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली ये दो लाइंस हमेशा एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो कि गलत होगा। वो एक रे पर होगा बट दूसरे रे पर नहीं होगा। तो इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप इंटरप्रेट करते हैं। जैसे ऑर्डिनरी तरीके से जो कॉन्सेप्चुअली नहीं सोचेगा वो कैसे करता है, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे लिखता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ x + आयोटा y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 3π/4। अब ये नंबर को देखता है तो क्या आता है, x + y - 3 आयोटा का आर्ग्यूमेंट π/4 3π/4 है। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? tan थीटा दिस अपॉन दैट, तो y - 3/x इज इक्वल टू tan 3π/4 -1। तो यहां से उसको आएगा ना, y इज इक्वल टू -x + 3, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगा। इसी तरह से इसमें x + i/y डाल करके ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। फिर जब दोनों इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक पॉइंट आ जाएगा। जैसे ये वाला क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू x + 3/2 और ये आ रहा y इज इक्वल टू -x + 3। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/2। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 9/4। y की वैल्यू इसमें डाल दो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो,
इसी में डाल दो, y की वैल्यू 9/4, तो 9/4 x इज इक्वल टू 3 माइनस 9/4, 3/4 तो आ जाएगा 3/4 कॉमा 9/4, या z इज इक्वल टू 3/4 प्लस 9/4 आयोटा, ऐसा कुछ आ गया। इट इज नॉट ट्रू, ये गलत आंसर आ जाएगा। तो इसलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्लियर है जी? अगले क्वेश्चन पे चलो, जल्दी आंसर करो। Find the area bounded by the curve argument z is equal to pi/3, argument z equal to 2pi/3, and argument of z minus 2 iota root 3 equal to pi in complex plane. डेफिनेटली अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये तीन इक्वेशंस तीन रेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ यू करेक्टली लोकेट मार्क दोज रेज, यू विल सी द ट्रायंगल फॉर्म्ड एंड यू गेट द एरिया। क्विक, जल्दी करिए। वेल डन। क्या किया बताओ सबको। आर्ग्यूमेंट z pi/3 ओरिजिन से पास करते हुए एक लाइन है, रे है, जो 60 डिग्री एंगल बना रही है ऐसे। आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू pi/3, ये रे, दिस इज pi/3। इसका इक्वेशन लिखना चाहोगे तो y इज इक्वल टू √3x भी बोल सकते हो, या आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू pi/3, दिस इज करेक्ट वे। या जब ऐसे लिखोगे तो बोल देना x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आ जाओ। आर्ग्यूमेंट z 2pi/3 एग्जैक्टली यहीं से pi/3 और इसी को रोटेट कर दो। इसी सेम रे को अगर आप रोटेट कर दो pi/3 से, अभी ये pi/3 एंगल पर है और इसको ऐसे रोटेट कर दिया हमने। कितना रोटेट कर दिया? 2pi/3 एंगल पे ले गए ऐसे। ठीक है, अब ये रे कौन सी हुई जाए? दिस रे, नाउ दिस एंगल इज 2pi/3, तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल टू 2pi/3, ऐसे बोलो। या इसी को y इज इक्वल टू माइनस √3x भी बोल सकते हो। तीसरी रे जो है वो जरा ध्यान से देखो, ये स्टार्ट हो रही है आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस, कौन सा पॉइंट है जहां से स्टार्ट हो रही है? 2 + 2√3 आयोटा इज इक्वल टू पाई। 2 + 2√3 आयोटा ये इसी रे पर लाई करने वाला एक पॉइंट है ना, क्योंकि इस नंबर का आर्ग्यूमेंट भी pi/3 है। तो यहां कहीं 2 + 2√3 आयोटा एक पॉइंट है। यहां से ओरिजिनेट होने वाली पाई मतलब लेफ्टवर्ड रे, डायरेक्शन उसका लेफ्ट की तरफ होगा ऐसा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, रियल एक्सिस। ये हो गया तुम्हारा थर्ड रे। अब आपको सारी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। क्या ट्रायंगल कैसा फॉर्म हुआ? तो वी आर टॉकिंग ऑफ दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल तुम्हारा क्लियरली एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये भी pi/3 हो गया और ये भी pi/3, ये भी pi/3। आइसोसेलेस दिख रहा है तो इक्विलेटरल हो गया। क्लियर है? यस सर।
इक्विलेटरल कैसे वो समझ में आ रहा है ना, ये एंगल 30 डिग्री हुआ, ये एंगल भी 30 डिग्री हुआ, 60 हो जाएगा। और ये वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस बाइसेक्टर हो गया, और यही मीडियन भी होगा, ये एंगल बाइसेक्टर भी है और ये मीडियन भी है, तो बात खत्म हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंसी से ही बोल सकते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दिस इक्वल टू दिस, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए ये और ये इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये एंगल भी वही और ये एंगल भी वही। इक्विलेटरल हुआ तो एरिया क्या हो गई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से करो तो भी आंसर आ जाएगा। वैसे ये लेंथ कितनी है, ये 2, और ये लेंथ भी कितनी है 2, तो 4 हाफ इंटू एरिया निकालना था ना, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 इंटू हाइट कितना है 2√3, आंसर आ गया 4√3 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले इसको साकेत ने पहले ही निकाल दिया, तो वर्बली ही बोल दिया था। तो स्ट्रेट लाइन का आर्गुमेंट फॉर्म आ गया। अब एक दूसरा फॉर्म है, आप खुद बताओ क्या होगा। इफ आई गिव यू 2 पॉइंट A एंड B रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 in argand plane, then write the equation of line segment joining Z1 and Z2, है ना। तो Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का इक्वेशन क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर से ड्रॉ किया गया, इसका इक्वेशन क्या होगा। फिर Z2 ऑनवर्ड रे का इक्वेशन क्या होगा, Z1 बैकवर्ड रे का इक्वेशन क्या होगा। ये सब बातें अगर आपसे पूछी जाएंगी तो कैसे आप वर्कआउट करेंगे। तो दो तरीके देखो, एक तरीका आर्गुमेंट मेथड है, एक तरीका वेक्टर वाला मेथड है। जैसे यहां पर देखो जरा, तो अगर मान लो ये लाइन सेगमेंट AB पर एक पॉइंट है Z, तो Z अगर लाइन सेगमेंट AB पर है तो Z को Z1 से ज्वाइन करने वाला जो ये वेक्टर है AP, और Z2 को Z से ज्वाइन करने वाला वेक्टर रिवर्स डायरेक्शन में है कि नहीं। अरे AP वेक्टर क्या होगा बोलो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब Z2 माइनस Z1, Z माइनस Z1। और BP वेक्टर क्या होगा, BP इज Z माइनस Z2। और ये दोनों वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है, एक का आर्ग्यूमेंट अगर थीटा है तो दूसरे का माइनस पाई प्लस थीटा है, तो दोनों के आर्ग्यूमेंट का सम या डिफरेंस पाई हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये भी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू पाई। दिस इज वन मेथड ऑफ राइटिंग दिस इक्वेशन, क्या लाइन सेगमेंट AB का इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट AB। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि बेटा एक बात बताओ, कैन आई राइट एलिटर, कैन आई राइट दिस वे दैट AP OP वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर। अरे ये वाला वेक्टर जो है ट्राइंगल लॉ, Yes, sir. OA plus AP is equal to OP. OA vector is Z1 vector और AP vector is AB वेक्टर का कोलिनियर है ना, AB की डायरेक्शन में है, तो लैम्डा टाइम्स AB इट इज इक्वल टू Z1 प्लस लैम्डा टाइम्स बोलो क्या, AB मतलब Z2 माइनस Z1, and this is nothing but Z vector. So if you look at it, it is very interesting. It is 1 plus 1 minus lambda times Z1 plus lambda times Z2 is Z. इसी को अदर वे भी देखो तो ये क्या है बेसिकली, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1 माइनस लैम्डा टाइम्स Z1 प्लस लैम्डा टाइम्स Z2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये m टाइम्स Z1
प्लस n टाइम्स Z2 अपॉन m प्लस n है। Yes, इससे ये sir. बात Midpoint क्लियर times प्रूफ होता है कि जो Z है वो Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर लाई करता है, क्योंकि सेक्शन फार्मूले से ये Z1 Z2 को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कोलिनियरिटी का एक तरीका ये भी है कि इफ, ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है क्या, if Z is equal to x times Z1 plus y times Z2 such that x plus y equal to 1 and x and y are real numbers, तो हम बोलते हैं कि then Z lies on line AB, A Z1 B Z2, लाइन ज्वाइनिंग A एंड B। तो ये वेक्टर फॉर्म भी आपको समझ में आना चाहिए, ये आर्गुमेंट फॉर्म भी समझ में आना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया कि कैसे सोचा जाता है, वेक्टर के फॉर्म में कैसे सोचना है और आर्गुमेंट के फॉर्म में कैसे सोचना है। ये वाला समझ में आया, ये वाला ऐसे समझो, ऐसे ये A है और ये B है और यहां कहीं मान लो पॉइंट P है Z, ये वाला पॉइंट है Z1 और ये वाला पॉइंट है Z2। तो देखो ये AP जब बात करेंगे तो ये इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, और जब हम BP वेक्टर की बात करेंगे तो उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं रोटेशन थ्योरम देखो, Z माइनस Z2 को ऐसे रोटेट कर दो ऐसे 180 डिग्री से, तो Z माइनस Z1 के अलाउंग हो जाएगा, यस और नो? Yes, इफ sir. Z माइनस Z2, ये ग्रीन वाला वेक्टर is rotated by 180 degree in counterclockwise sense, it will be in the direction of Z minus Z1। तो ये रोटेशन थ्योरम से ये वाली बात जस्टिफाई हो रही है। ठीक है जी, तो अगर ये दोनों समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से सारी बात मैं रिकॉल कर देता हूं। देखो लाइन सेगमेंट लिखना था तो हमने कैसे वर्कआउट किया, ठीक है, x Z1 plus y Z2 where x plus y equal to 1, x and y are real number, then Z Z1 Z2 are collinear। क्वेश्चन है given three complex number Z1 Z2 Z3 in AP, which of the following is true about them? अगर क्वेश्चन दिया हुआ कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनमें से कौन सा पॉइंट सही है? तो सबसे पहले आप बोलोगे कि अगर तीनों कोलिनियर हैं, एपी में हैं, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, 2 टाइम्स Z2 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z3, जिसका मतलब हुआ कि Z2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ Z1 प्लस हाफ ऑफ Z3, Collinear है sir. वेयर हाफ और हाफ का सम क्या होता है? इसका मतलब है कि Z2 इज इक्वल टू x टाइम्स Z1 प्लस y टाइम्स Z3, वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये सेक्शन फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया? एंड सो दे आर कोलिनियर। Yes, sir. तो ये कोलिनियरिटी को कंडीशन करता है। अगर ये दिया हुआ है मतलब ये कोलिनियर है। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? सी ऑप्शन इज करेक्ट, दे आर कोलिनियर। और दूसरी जो बात मैंने आपको बताई थी लाइन सेगमेंट ए बी के लिए, वो भी रिकॉल कर लो कि अगर पॉइंट Z दैट इज P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, देन AP वेक्टर और BP वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर AP और BP अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उन दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस पाई होगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 पाई होगा। अगर ये पाई है, इसका तो आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 पाई है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है लाइन सेगमेंट का इक्वेशन होगा। बट अगर आर्ग्यूमेंट Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि P कहां होगा? सोचो, Z माइनस Z1
जिस डायरेक्शन सेम में है डायरेक्शन में होने चाहिए। z माइनस Z2 भी उसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि P पॉइंट इधर कहीं होगा, यहाँ P यहाँ होगा, तभी ना z माइनस Z2 की डायरेक्शन ये हो गई, और Z1 को Z से ज्वाइन कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन भी यही हो गई सेम। तो हमारा P वेक्टर कहाँ होगा, तो ये Z2 से ऑनवर्ड इधर होगा, इधर इट विल बी अ रे, it will be a ray starting from, बोलो, this will represent a ray, Z1 और Z2 से forward ray from Z2 Z, from B Z2, और अगर पॉइंट यहां आ गया तो Z माइनस Z1 की डायरेक्शन इधर होगी और Z माइनस Z2 की भी डायरेक्शन भी इधर होगी, तो ये बैकवर्ड रे भी हो सकती है, Z1 से इधर से इधर वाली ये भी हो सकती है, और बैकवर्ड रे फ्रॉम Z1 Z1। तो जब भी इस तरह की चीज को इंटरप्रेट करना होगा तो इंटरप्रिटेशन बहुत सेंसिटिव होगा, मैं बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि आइडेंटिफाई द वेक्टर्स, आइडेंटिफाई द वेक्टर्स, वेक्टर्स मतलब न्यूमरेटर वेक्टर Z माइनस Z1, एंड देन दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द डिनोमिनेटर वेक्टर Z माइनस Z2, देन तीसरा स्टेप अप्लाई रोटेशन थियरम, अप्लाई, अब रोटेशन जब दोनों वेक्टर समझ में आ जाए तब रोटेशन थियरम अप्लाई करो एंड आइडेंटिफाई द लोकस, आइडेंटिफाई द रे। जैसे इसी को अगर मैं ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख दूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा, तो सिर्फ लेफ्ट वाली रे Z माइनस Z1 की डायरेक्शन Z2 माइनस Z1 के अलोंग है, तब ये क्या फॉरवर्ड होगा, वाली बोलो, फॉरवर्ड वाली रे आएगी, राइट वाली। तब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो Z1 से स्टार्ट होने वाली रे को रिप्रेजेंट करेगा ऐसा, देन इट विल बी अ, बोलो, रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Z1 Z1 ए पॉइंट ऑन फॉरवर्ड रे, सामने की तरफ जाएगी फॉरवर्ड रे, और यहां Z2 माइनस Z1 की जगह अगर ऐसा लिख दें कहीं पर, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 0, अब क्या हो जाएगा, बैकवर्ड रे फ्रॉम Z1। अब Z माइनस Z1 की डायरेक्शन Z1 माइनस Z2 की तरफ है, Z1 माइनस Z2 की डायरेक्शन किधर होगी, तो Z1 इधर है, ग्रीन वाली रे आ जाए, ऐसे देखो, Z1 इधर है, Z2 इधर है, Z1 माइनस Z2 की डायरेक्शन इधर है ऐसे, और Z माइनस Z1 की डायरेक्शन भी वही चाहते हैं, तो Z यहां कहीं होगा ऐसे, तो ये यहां से स्टार्ट होने वाली बैकवर्ड रे हो जाएगी ऐसे, और Z1 उसमें नहीं रहेगा ऐसा, Z1 से स्टार्ट होने वाली बैकवर्ड रे हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा बहुत छोटे छोटे माइन्यूट चेंजेस होंगे एक्सप्रेशन में, और उसका मतलब पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट आइडेंटिफाइंग द रेज। कंप्लीट लाइन लिखना होगा तो लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज 0 और पाई,
और अगर 0 या पाई बोलते हो इसका मतलब है ये नंबर प्योरली रियल है बेटा, क्योंकि रियल नंबर का आर्गुमेंट या तो 0 होगा या तो पाई होगा। और इस वजह से अगर ये नंबर रियल है तो हम इसका कॉन्जुगेट को इसके इक्वल लिख देंगे। दैट इज, ये भी तो लिख सकते हैं कि z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, मतलब दिस इज प्योरली रियल। और इसीलिए इसका आर्ग्यूमेंट, इसका कॉन्जुगेट इसके इक्वल होगा, तो ये कॉन्जुगेट के इक्वेट कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा z बार माइनस z2 बार माइनस z1 बार प्लस z1 बार इज इक्वल टू, राइट साइड में आएगा z बार माइनस z1 बार माइनस z2 बार प्लस z2 बार। अब जरा देखो इसमें z बार कैंसिल हो जाएगा, होना भी चाहिए क्योंकि z इंटू जेड बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, लाइन के इक्वेशन में क्वाड्रेटिक टर्म आ नहीं सकता। अब जो आएगा इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, z का कोएफिशिएंट एक साथ लाओ, तो देखो z एक तो यहाँ है और z यहाँ है, तो लेफ्ट में ले जाओ तो क्या आएगा z1 बार माइनस z2 बार मल्टीप्लाइड बाई z। अब z बार का कोएफिशिएंट देखो तो z बार एक तो यहाँ है और z बार यहाँ, इसको भी इधर ले जाओ तो प्लस z2 माइनस z1 टाइम्स z बार और प्लस यहां पर आ गया z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z2 z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज, क्या होगा बोलो? तो ये इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं z1 z2 बार माइनस z1 z2 बार का बार, है ना, क्योंकि z1 बार इंटू z2 का डबल बार तो z2 हो जाएगा। मतलब ये नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को माइनस कर रहे हो तो इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार, प्लस यहां लिख दिया मैंने z2 माइनस z1 टाइम्स z बार, प्लस यहां लिख दिया z1 बार माइनस z2 बार टाइम्स z। अब थोड़ा सा पेशेंस रखो, देखो ये 2 आयटा से डिवाइड कर दो, यहां पर भी 2 आयटा कर दो और यहां पर भी 2 आयटा कर दो और यहां से 2 आयटा हटा दो, इक्वल टू 0, राइट। अब इसको ध्यान से देखो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप a बार इंटू z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0, where a and b are constant complex numbers. A and B are constants such that A is complex number. A can be any complex number, but B is purely real. तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आपको नजर आए, क्या a इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस a बार इंटू जेड प्लस b इक्वल टू 0, देन इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। कैसे, व्हाट इज a क्या था, किसको मैंने a लिखा, जरा देखो ध्यान से तो, a इज व्हाट, a जेड बार, ये a है, a is z2 minus z1 upon 2 iota, then what will be a bar? A bar will be z2 minus z1 का बार अपॉन 2 आइटा का बार क्या होता है माइनस 2 आइटा, ये हो जाएगा तुम्हारा z1 बार माइनस z2 बार बाई 2 आइटा, माइनस ऊपर ले गए तो ये आ गया ना ये वाला। मतलब अगर इसको, इस नंबर को मैंने a ट्रीट किया तो ये ऑटोमेटिकली a कॉन्जुगेट हो गया, और इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल होता है, तो ये नंबर को हमने b लिया तो b तो क्लियरली रियल नंबर है। तो ये बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। मतलब इसमें इस पूरे डिस्कशन में 3 बातें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, जब हम लिखते हैं आर्गुमेंट z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू पाई, तो ये एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है ज्वाइनिंग z1 z2। जब हम लिखते हैं कि दिस आर्गुमेंट इज 0, तब ये
Z1 Z2 के आउटवर्ड रेस को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम बोलते हैं कि 0 और पाई, तब ये कंप्लीट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ उसमें Z की वैल्यू Z1 या Z2 नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट Z1 Z2 पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये वाला। और इसका मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट नंबर का 0, इसका मतलब वो नंबर प्योरली रियल, इसका नंबर है उसका कॉन्जुगेट उसके इक्वल होगा। इसी को सिंप्लीफाई करके फाइनली ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आता है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन इन XY प्लेन या आर्गन प्लेन, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी 0 होता है ना, इसी तरह का इक्वेशन है। सो दिस इज अबाउट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन जनरल फॉर्म, आर्ग्यूमेंट फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, सारे फॉर्म मैंने लाइन के डिस्कस कर दिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होते हैं। हाँ बताओ ये 4 इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फटाफट जल्दी से। जस्ट लेट मी नो व्हाट डू दीज 4 इक्वेशंस रिप्रेजेंट। Argument of Z minus Z2 upon Z2 minus Z1 0. Argument of Z minus Z2 upon Z1 minus Z2 0. Argument of Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 0. And argument of Z minus Z2 upon Z2 minus Z1 0. ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये बताना आपको। पूरी बात मैंने समझा दी थी कि आपको कुछ जब इस तरह का इंटरप्रिटेशन करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम क्या बताया था मैंने कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वेक्टर्स को समझो। Z1 Z2, मान लो ये Z1 है, मान लो ये Z2 है, ये A है और ये B है। Z माइनस Z2 का डायरेक्शन और Z2 माइनस Z1 का डायरेक्शन, तो Z2 माइनस Z1 का डायरेक्शन क्या हुआ, पहले वो डायरेक्शन मार्क कर देते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, Z2 से Z1 की तरफ, ये डायरेक्शन हमारा किसका डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है Z2 माइनस Z1 का डायरेक्शन। और फिर बोल रहे हैं Z ऐसी होनी चाहिए कि Z को Z2 से ज्वाइन करो, Z माइनस Z2 टूवर्ड्स Z, वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो Z, क्योंकि दोनों का आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस 0 है, मतलब दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है, तो Z यहां हो सकता है यस, 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 यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी हो सकता है। Z2 से Z इधर हो सकता है क्या, इधर नो, क्योंकि तब Z माइनस Z2 की डायरेक्शन उल्टा हो जाएगी। अच्छा Z यहां हो सकता है क्या, नो सर, Z माइनस Z2 बोल रहे हैं, Z माइनस Z2 की डायरेक्शन Z2 माइनस Z1 की डायरेक्शन में होगी, तो यहां भी नहीं हो सकता Z। तो कहां कहां हो सकता है Z बताओ। तो Z कैन बी एनी पॉइंट दिस साइड, ऐसे इधर कहीं भी हो सकता है ऐसा। तो आप क्या लिखेंगे, ये दिस वन रिप्रेजेंट व्हाट, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये, फॉरवर्ड रे starting from Z. फ्रॉम Z2, दैट इज B पॉइंट से, B पॉइंट से फॉरवर्ड रे को रिप्रेजेंट करेगा ये ऐसा। और ये तो हो गया, इसकी बात करो। अब बैकवर्ड रे आ जाएगी। अब डायरेक्शन वेक्टर Z1 माइनस Z2 पीछे की तरफ हो गया, डायरेक्शन वेक्टर इधर हो गया। अब क्या बोलोगे, मतलब ये है मान लो Z1, ये मान लो Z2, तो Z1 माइनस Z2 जो डायरेक्शन वेक्टर हमारा है वो किधर हुआ, इधर की तरफ हो गया ऐसे, ये डायरेक्शन वेक्टर है। तो Z को ऐसे रखना है कि Z माइनस Z2 का डायरेक्शन, हाँ तो Z माइनस Z2, तो Z अगर यहां रखते हो, मान लो ये अगर Z है तो Z माइनस Z2 की डायरेक्शन वही है। और मतलब है कि Z कैन बी एनी पॉइंट ऑन बैकवर्ड रेट थ्रू Z2, ऐसे इधर कहीं पर भी हो सकता है Z ऐसा। तो Z कैन बी एनी पॉइंट फ्रॉम हेयर 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 हेयर, कहीं पर भी इस रे का कोई भी पॉइंट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैकवर्ड रे फ्रॉम
आंसर क्या है तुम्हारा? बैकवर्ड रे फ्रॉम Z1, इसका आंसर आया बैकवर्ड रेट फ्रॉम Z1, नो Z2, बैकवर्ड रे फ्रॉम Z2। तो ये बताता है Z के साथ जो है वो बताता है कौन से पॉइंट से, और ये डायरेक्शन वेक्टर बताएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, तो ये अब तो समझ ही गए आप। Z1 से स्टार्ट होने वाली रे होगी, उसकी डायरेक्शन होगी Z2 माइनस Z1 की तरफ, तो फॉरवर्ड रे फ्रॉम Z1, फॉरवर्ड रे फ्रॉम Z2 नहीं, अब Z1 हो जाएगी। मतलब वो कुछ ऐसे होगी, अगर आप ड्रॉ करोगे ना, ये Z1 था, Z1 से फॉरवर्ड रे, यहां से फॉरवर्ड रे, ऐसे हो जाएगी। तो दोनों में ओवरलैप है, इसमें और इसमें ओवरलैप है, इस वाले में ओवरलैप है, थोड़ा पोर्शन कॉमन है। कभी कभी ऐसे पूछ लेंगे, दो लिख देंगे, बोलेंगे डू दे हैव सम कॉमन पॉइंट, तो आपको पता करना पड़ेगा ये। चलो ठीक है, अब आप इंटरप्रेट कर लेंगे सारे को। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखो बेसिकली क्या है, लाइन समझ में आ गया, डिस्टेंस लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, रोटेशन थ्योरम एंगल बिटवीन टू लाइन सेगमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो मतलब लगभग स्लोप का आइडिया समझ में आ गया। अब आ गए हम लोग कि भाई लाइन के इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेक्शन फार्मूला कैसे वर्क करता है, बिल्कुल जैसे वेक्टर में करता है, जैसे 2D में करता है, वैसे ही वर्क करता है। अब एक चीज और डिफाइन कर ले कि अगर किसी लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस तो आ गया, Z1 माइनस Z2 का मॉड इज डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, बट एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस आ जाए तो फिर हम कोनिक सेक्शंस डिफाइन कर पाएंगे। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C, जिस C is a complex number C1 plus iota C2 from a line AZ bar plus A bar Z plus B0। अब ये फार्मूला क्या होता है पहले हम बता दे रहे हैं, इज गिवन बाय, पहले लिख लो फिर उसको प्रूफ करो, इज गिवन बाय, ये जो लाइन का इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन में Z वेरिएबल की जगह ये C डाल दो, तो A C बार प्लस A बार C, क्या किया हमने, रिप्लेस Z बाय C, जैसे आप वहां पर नहीं करते थे x1 y1 को xy की जगह डाल देते, तो वही बात है, प्लस B का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, करना ही पड़ेगा। तो वो सिंप्लीफाई होकर के 2a a बार हो जाएगा। क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? तो हम कैसे इस बात को जस्टिफाई करेंगे, देखो करके प्रूफ करेंगे कि ये बात सही है कि गलत, जानने की कोशिश करेंगे। तो मान लो ये लाइन है और लाइन का इक्वेशन हमारा है ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसी को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में ले जाऊं तो जेड की जगह एक्स प्लस वाई आयोटा वाई डालोगे तो यही इक्वेशन हो जाएगा, ए एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस ए बार इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस B0। तो ये एक्चुअली देखो x का कोएफिशिएंट आएगा बेटा a प्लस ए बार इंटू एक्स प्लस y का कोएफिशिएंट क्या आएगा, y का कोएफिशिएंट क्या आएगा, a बार माइनस a टाइम्स आयोटा, या माइनस माइनस कर दो तो ज्यादा आसानी से आ जाएगा। हाँ बोलो, माइनस a माइनस ए बार इंटू आयोटा y चलेगा, प्लस b इक्वल टू 0। हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक है ना? अब इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी जैसा ट्रीट करो। कैसा ट्रीट करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसा ट्रीट करो इस लाइन को।
नहीं, आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही इधर बेटा, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। मेरी वॉइस आपको आ रही है लेकिन आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही, आई डोंट नो, देयर इज सम इशू। नो नो नो, नो वन इज ऑडिबल, बट कोई बात नहीं, अभी मैं चेक करता हूँ, हो सकता है कि मेरे ही एंड पे कुछ इश्यू हो, राइट। मेरी वॉइस आ रही कि नहीं आप तक, ये बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब जरा, अब फटाफट अपने आप करो। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है सी, जिसका कोऑर्डिनेट है C1 प्लस आयटा C2 बोल रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली इसको C1 C2 कोऑर्डिनेट जैसा ट्रीट करो। P पॉइंट है, अब P से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, निकाल के बताओ जरा जल्दी से, तो क्या आएगा? अरे जैसे कार्टेशियन में निकालते हैं तो बिल्कुल वैसे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्मॉल p की वैल्यू क्या आएगी? तो स्मॉल p आएगा हमारा pm, और pm आएगा C1 C2, इसमें पुट करो इस इक्वेशन में यहां पर, है ना। तो आएगा मॉड ऑफ a प्लस a बार टाइम्स C1 x कोऑर्डिनेट माइनस आयोटा टाइम्स a माइनस a बार टाइम्स C2 एंड प्लस b इक्वल टू 0, प्लस b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a प्लस a बार का होल स्क्वायर, एंड इसका इस वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर करोगे तो आयटा स्क्वायर -1 होगा, तो माइनस a बार का स्क्वायर। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करते ही आपको जो रिजल्ट दिखेगा इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर देखो तो a का कोएफिशिएंट क्या आएगा? a मल्टीप्लाइड बाई C1 माइनस आयोटा C2 प्लस a बार मल्टीप्लाइड बाई C1 प्लस आयोटा C2 एंड प्लस b मॉड बाय अंडर रूट ऑफ, यहां क्या आएगा? a स्क्वायर और a बार स्क्वायर का सम तो कैंसिल हो जाएगा, 2a बार प्लस 2, 4a इंटू a बार। यहां थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था, 2 टाइम्स मॉड a आएगा, इसको थोड़ा सा अंडर रूट a बार होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। एनीवे, तो यहां पर क्या आया बताओ? C1 या आ गया ना तुम्हारा, a टाइम्स c बार प्लस a बार टाइम्स c प्लस b का मॉड बाई 2 टाइम्स मॉड a स्क्वायर मॉड a, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a c बार प्लस a बार c प्लस b का मॉड डिवाइड बाय 2 मॉड a, या मॉड a बार भी लिख सकते हो। ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। क्लियर है? सबको समझ में आ गया डेरिवेशन पूरा? तो जहां कहीं भी आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो आप z को x प्लस आयटा y डाल करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके पता कर सकते हो, लाइन है, कौन सा लोकस है, कौन सा कर्व है, पता चल जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके। तो एनीवे, ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे मैं बोलूं, जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं फटाफट, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लोकस एंड फाइंड द लीस्ट डिस्टेंस of given locus from 1 plus iota। लोकस में दे रहा हूं क्या? लोकस दे रहा हूं 2 माइनस 3 आयोटा इंटू जेड प्लस 2 प्लस 3 आयोटा जेड बार प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इस लोकस का, ये लोकस क्या है और इसका इस पॉइंट से क्या डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस क्या है, जल्दी बताओ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि भाई देखो, ये तो
अगर इसको मैं ए मानता हूं तो ये ए बार है, तो ये ए बार जेड प्लस ए जेड बार प्लस बी जीरो का फॉर्म है, तो दिस इज क्लियरली अ स्ट्रेट लाइन, लोकस इज अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का पॉइंट से, इस स्ट्रेट लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, तो आप डिस्टेंस सीधे लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो, मॉड ऑफ 2 - 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस 2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 4। जब भी देखोगे ये क्वांटिटी प्योरली रियल नंबर आएगी, क्योंकि ये नंबर अगर अल्फा है तो ये उसी का कॉन्जुगेट है, तो अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट रियल पार्ट हो जाता है, रियल पार्ट प्लस रियल, तो रियल ही आएगा, डिवाइड बाय 2 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √4 + 9। ये आ गया डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या आया जल्दी बताओ, सिंप्लीफाई करके फटाफट बताओ क्या आ रहा है। अब पूरा मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ देखो, मैंने बोला ना कि ये दोनों नंबर एक दूसरे की कॉन्जुगेट्स हैं, तो किसी एक नंबर का रियल पार्ट लेके डबल कर दो, तो इसका रियल पार्ट क्या आएगा, 2 रियल पार्ट ले रहा हूं, रियल पार्ट इसका आएगा 2 × 1 और -3 आटा स्क्वायर प्लस 3 5 5 5 10, तो आ जाएगा तुम्हारा 10 + 4 14 डिवाइडेड बाय 2√13, दैट इज इक्वल टू यस 7/√13। ऐसे कैलकुलेट करो फटाफट। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई, स्ट्रेट लाइन वाली बात समझ में आ गई, डिस्टेंस निकालना समझ में आ गया। तो अब जैसे मान लो आपसे मैं बोलूं कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन आर्गन प्लेन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद डायरेक्ट्रिक्स ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी जीरो एंड फोकस जेड नॉट, तो क्या करोगे बेटा, कैसे लिखोगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इस इंफॉर्मेशन के साथ अगर पैराबोला का इक्वेशन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, जल्दी बोलो। अपनी कॉपी में फटाफट लिख जाओ जरा तो इस पैराबोला का इक्वेशन। मान लो लेटस रेक्टम 4a है, लेटस रेक्टम ना भी दिया हो तो क्या, नहीं दिया हुआ है, लेटस रेक्टम निकालने की जरूरत नहीं, गिवन नहीं है, मतलब गिवन भी नहीं, निकालना भी नहीं आपको। तो आपके पास में क्या दिया हुआ है, आपके पास में दिया हुआ है एक लाइन का इक्वेशन और फोकस दिया हुआ है, ये फोकस है जेड नॉट और ये डायरेक्ट्रिक्स है ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी = 0। आप पैराबोला का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप पैराबोला पर कोई पॉइंट P लेंगे जिसका वेरिएबल पॉइंट है तो Z, फिर आप बोलेंगे कि पैराबोला इज अ पाथ ऑफ अ पॉइंट विच रिमेन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होनी चाहिए, SP मस्ट बी इक्वल टू PM। तो SP इज इक्वल टू PM करो, तो व्हाट इज SP, मॉड ऑफ Z - Z0, and what is PM, a z bar plus a bar z plus b का मॉड बाय 2 टाइम्स, बोलो मॉड ए, हो गया, ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहां आ जाएगा तुम्हारा 4 टाइम्स मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी का स्क्वायर। ध्यान से सुनना, मैं कुछ बोल रहा हूं। अब जानते हो ये नंबर प्योरली रियल है, और रियल नंबर के बारे में हम जानते हैं कि मॉड एक्स का स्क्वायर इज सिंपली एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज रियल। कॉम्प्लेक्स नॉन रियल नंबर के लिए ट्रू नहीं है, रियल नंबर के लिए ट्रू है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 2 आयोटा + 3
का मॉड का स्क्वायर, तो इसको आप ये नहीं लिख सकते कि 3 + 2 आयटा का स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। रियल के लिए लिख सकते हैं, तो बिकॉज ये रियल है तो लिख सकते हैं। तो राइट साइड में सीधे लिख देंगे ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी का होल स्क्वायर, सीधे लिख दो। और इधर में 4 टाइम्स ए बार लिख दो, मॉड ए का स्क्वायर, और इसको लिख दो जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट बार। तो ये फॉर्मेट भी हो सकता है पैराबोला का। कभी कभी इक्वेशन इस तरह से भी आ सकता है, कोई लीनियर एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर और इधर में भी उस तरह का एक्सप्रेशन मिले, जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट। तो पैराबोला बहुत पॉपुलर नहीं है, पैराबोला बहुत रेयरली कॉम्प्लेक्स के लोकस के फॉर्म में आता है। सबसे ज्यादा सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये चारों ज्यादा रिप्रेजेंट होते हैं और ज्यादा यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं इक्वेशंस में। तो एनीवे पैराबोला की थोड़ी सी बात हो गई। अब चलिए सर्कल इन आर्गुमेंट प्लेन, इंफॉर्मेशन देते जा रहा हूं, आप लिखते जाइए। पहला, सर्कल का सेंटर जेड नॉट है, रेडियस के है, तो इक्वेशन क्या है, मॉड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू के। इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसी इक्वेशन को अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो इसको क्या क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जेड माइनस जेड नॉट का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर लिख सकता हूं। तो जेड माइनस जेड नॉट मल्टीप्लाइड बाय जेड बार माइनस जेड नॉट बार इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन का फॉर्म ऐसा आएगा, जेड जेड बार माइनस जेड नॉट बार इंटू जेड माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार प्लस मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से समझना, यहां से ही मैं लिखने जा रहा हूं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ सारे लोकस इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एक बार सारे लोकस को आप समझ जाओ। जरा ध्यान से देखो, ये बेसिकली अगर केयरफुली ऑब्जर्व करो तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी टाइप का, और जेड जेड बार होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये लाइन है, इसके बाद ये आ जाएगा कुछ 2gx प्लस 2fy प्लस सी फॉर्म आ जाएगा ना, क्योंकि ये वाला लाइन है, लीनियर है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है। तो अब आपसे कोई बोले कि व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो मैं बोलूंगा जनरल इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में सर्कल का ऐसा होता है। लिखो जेड इंटू जेड बार प्लस लाइन ए जेड बार प्लस ए बार इंटू जेड प्लस बी इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा बेटा, जल्दी बताओ कंपेयर करके, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा और रेडियस क्या होगी। तो बिकॉज ये वाला इक्वेशन का सेंटर रेडियस हम जानते हैं और इसका आपको कंपेयर करना है, तो दोनों को कंपेयर करो फटाफट। क्या आ रहा है, क्या कंपेयर करोगे जल्दी बताओ। तो कंपेयर करके मुझे सेंटर, इसका सेंटर जेड नॉट है, तो जेड नॉट यहां है, देखो यहां पर देखो तो जेड नॉट दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, किसको किससे कंपेयर करना है, तो आपको जेड बार का कोएफिशिएंट यहां देखो और यहां देखो, कंपेयर करो दोनों को। क्या आ रहा है, इट इज नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ जेड बार, दैट इज जेड बार का कोएफिशिएंट है माइनस ए इज द सेंटर। आई रिपीट, माइनस ए इज द सेंटर। क्लियर है, जेड बार के कोएफिशिएंट का नेगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटर आ जाएगा। रेडियस कैसे आएगी, तो कांस्टेंट टर्म इसका क्या है बी, और इसका कांस्टेंट टर्म ये है, कंपेयर करो। तो मॉड जेड नॉट का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बी,
ये जो आया ना माइनस ए, ये जेड नॉट है बेसिकली, जेड नॉट की जगह पर आया, कंपेयर करो तो जेड नॉट इज माइनस ए, क्योंकि माइनस जेड नॉट इज ए, माइनस ऑफ जेड नॉट इज ए, और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर दिया तो बी इज इक्वल टू दिस आ गया। अब जेड नॉट की जगह माइनस ए का मॉड का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू बी, तो के स्क्वायर क्या आ गया, मॉड ए का होल स्क्वायर माइनस बी, तो के क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ मॉड ए का होल स्क्वायर ए इंटू ए बार माइनस बी, लिख दो यहां पर, अंडर रूट ऑफ ए इंटू ए बार माइनस बी। तो कभी भी आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर दिया हो, सेंटर रेडियस फॉर्म दिया हुआ है तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर जनरल फॉर्म में सर्कल दिया हुआ है तो उसको इंटरप्रेट करना कि वो सर्कल है, और रॉन्ग इंटरप्रेट नहीं करना। अभी मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद आपसे गलतियां करवा लूंगा, तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन बिल्कुल करेक्टली इंटरप्रेट करना। उसमें क्या क्या मैंने बोला क्या होना चाहिए, ये वाला टर्म होगा और ये वाला टर्म लीनियर लाइन वाला फॉर्म होगा, ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी जीरो। अगर ये लाइन वाले फॉर्म से थोड़ा इधर उधर हुआ तब ये सर्कल के बजाय एलिप्स हो जाएगा या हाइपरबोला हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, सर्कल होना जरूरी नहीं है, तो उसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अगर यहां पर जेड इंटू जेड बार ना हुआ, यहां पर कुछ और आ गया, जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर आता है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम आ जाएगा, उसके अलावा अलग कोएफिशिएंट आ गया तो सर्कल फिर नहीं होगा, इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। सेंटर कैसे निकलेगा, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ जेड बार, रेडियस क्या होगी, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया, रेडियस निकालनी है के, तो के की वैल्यू क्या आएगी, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो और माइनस कांस्टेंट टर्म भी कर दो, आ जाएगा रेडियस। एनीवे क्वेश्चन पे चलेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ दिस सर्कल, क्विक जल्दी से बताओ, इस इक्वेशन का सेंटर रेडियस बताओ। क्या ये सर्कल है, क्या ये इक्वेशन सर्कल रिप्रेजेंट करता है, तो फटाफट चेक करो, देखो जेड जेड बार है, ए इंटू जेड बार प्लस ए बार इंटू जेड प्लस बी, ठीक है, सर्कल है, सर्कल है तो सेंटर क्या है, जेड बार का कोइफिशिएंट का नेगेटिव -3, -4, -3 -4 आइटा सेंटर हो जाएगा, और रेडियस क्या आ जाएगा, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 25 माइनस 24 करोगे, 1 का रूट लेंगे तो 1 आएगा, तो यूनिट रेडियस का सर्कल है जिसका सेंटर है -3 + 4 आइटा, तो -3 -4 आइटा इज द सेंटर एंड रेडियस इज 1। क्लियर है, सब लोग इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, राइट जी, जल्दी आंसर करो इस क्वेश्चन का, एक सेकंड। हाँ जी, क्विक, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपके पास है टोटल 4 मिनट्स, 4 मिनट है आपके पास में आंसर करने के लिए क्वेश्चन को, टेक योर टाइम, क्विक, जो आंसर कर जाएगा वो जीनियस। अलग सा एक अप्रोच लिया। चलो क्या क्या आपने किया पहले बताओ, फटाफट जल्दी देखते हैं जल्दी से। पहले तो वो जो -3 आयोटा इनटू जो वो टर्म आएगी वो रियल आ जाएगी। ये 10 टाइम्स ये वाला तो हो गया तुम्हारा x² + y², राइट, -3 आयोटा इंटू ये क्या है, z माइनस जेड बार, z - z बार इज क्या, 2 आयोटा y इंटू z + z बार इज 2x, है ना, -16 = 0, यही है। यस सर। तो वर्चुअली देखो, सबसे पहली बात तो ये सर्कल नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है,
कैसे सर्कल नहीं एक्स है? वाई वाला टर्म नहीं आता सर। हाँ, क्योंकि ये -3 2 6 तो +6 +12 XY हो गया ना, -16 0, ये सर्कल नहीं है। क्या है एक्चुअली? सिंप्लीफाई करो, 5 टाइम्स x² + y² एंड +6xy -8 = 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे पता चलता है? तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि h a b, a = b = 5 है और h की वैल्यू 3 है, तो h² - ab h कितना है? 3 और a और b 5 है। हाँ ठीक है। चेक कर लो, यही है ना? सर इक्वेशन तो यही बनी थी। तो h² - ab की वैल्यू आपकी आ रही कितनी? 9 - 15 <0 आ रही। तो ये इलिप्स है। तो ये इलिप्स का इक्वेशन है, बट हमें उससे भी कोई मतलब नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, समझने वाली बात क्या है कि बोल रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन दिस कर्व फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इस कर्व का फारदेस्ट और नियरेस्ट पॉइंट क्या है। अब ध्यान से देखो तो इसका सेंटर 0 0 भी आएगा, सेंटर 0,0 आएगा। तो एक्चुअली कुछ इस तरह से इलिप्स होगा, ऐसा ऐसा एक इलिप्स होगा और उसका ऐसा यहां पर ओरिजिन है। तो ओरिजिन से एक इसका क्या होगा? फारदेस्ट पॉइंट, सेंटर से फारदेस्ट पॉइंट और नियरेस्ट पॉइंट हमें चाहिए, मतलब मेजर और माइनर एक्सिस चाहिए बेसिकली। तो आप उस तरह से जाओगे तो भी हो जाएगा, मैंने बताया हुआ है कैसे अप्रोच करते हैं उस केस में, है ना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर इस पर कोई भी पॉइंट P है ना, तो उसको हम r cos θ r sin θ नहीं ले सकते बेटा? बोलो, ले सकते कि नहीं ले सकते? क्योंकि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस r मान लें हम, ये तो किसी भी पॉइंट के लिए एज्यूम कर सकते हैं। और ओरिजिन एक्स एक्सिस से उसका एंगल, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म यूज कर लिया मैंने। अब चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी लोकस में ऐसा कर सकता हूं, इसको r और इसको थीटा मान लो। तो हमें तो ये r की वैल्यू मैक्स और मिन चाहिए, तो r थीटा में कन्वर्ट कर दो। तो कन्वर्टिंग इन पोलर फॉर्म या कन्वर्टिंग द इक्वेशन इन पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ? 5 टाइम्स r², ये हो जाएगा r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 6 इंटू x इंटू वाई, क्या हो जाएगा? x इंटू वाई, तो r² इंटू साइन थीटा कॉस थीटा -8 = 0, यही हुआ। तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि r² मल्टीप्लाइड बाई 5 + 3 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 8 एंड देयरफॉर r² की वैल्यू क्या आ गई? 8 डिवाइडेड बाई 5 + 3 sin 2 थीटा। देयरफॉर r की वैल्यू क्या आ गई? r इज इक्वल टू 8 को लिख दिया आपने 8 √8 हो जाएगा ना, 2√2 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या आ जाएगा? √5 + 3 sin 2 थीटा। चलो भाई, अब बताओ, एक बार चेक कर लो कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। इफ देयर इज सम ट्रबल प्लीज लेट मी नो क्विक। हेलो, जल्दी बोलो। यस सर, सही है।
अब सही है तो फटाफट आंसर बताओ। इसकी वैल्यू, अब आपसे कोई बोलता है आर मैक्स क्या होगा, तो आर मैक्स तो बेटा तभी होगा ना जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो। मैक्स 2 आ जाएगा, हाँ, आर मैक्स 2 आ जाएगा। आर मैक्स 2 आ जाएगा। क्या किया उसके लिए? साइन टू थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। -1 और मैक्स में +1 ग्रेड। हाँ, तो आर मैक्स तुम्हारा आ गया जब ये क्वांटिटी नेगेटिव मिनिमम हो जाए। वो -3 हो सकती है, 5 - 3 2, तो आ गया 2√2 डिवाइडेड बाई √2, दैट इज इक्वल टू 2। और आर मिनिमम क्या आएगा ये भी बता दो आप। आर मिनिमम 1 आ तब होगा जाएगा। जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम ये जब साइन 2 थीटा 1 हो जाए, तो आ जाएगा तुम्हारा 2√2 डिवाइडेड बाई 5 + 3 का रूट, आ जाएगा 1। तो आर मिनिमम इज 1, आर मैक्सिमम इज 2। क्लियर है यहां तक सारी बात? कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। तो ऑब्वियसली अगर इसको आप बोल रहे हो आर की वैल्यू मैक्स जो है R1 है और मिन है R2, तो R1 + R2 की वैल्यू क्या हुई? R1 + R2 इज इक्वल टू 3। तो दिस इज द आंसर बेसिकली। अब तुमने 4 कैसे निकाला, तो क्या इंटरप्रिटेशन का गलती हुई थी तुम्हारी, बताओ। मैं मेथड बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने वहां तक तो पिंक वाली तक तो मैंने सारा सेम करा था। उसके बाद बिल्कुल। मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट करके फिर वहां से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 निकाला था। एक मिनट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। x1 y1 पॉइंट मान के फिर वहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखती थी। मान लो किसी पॉइंट पर तुमने टेंजेंट लिख दिया, मान लो ऐसे, फिर मैंने उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। अच्छा, वो गलत हो गया ना। ये तो अलग बात हो गई ना, ये तो गलत हो ऑक्सिलरी सर्कल का वाला पॉइंट कुछ ऐसा आ जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट निकाल रही थी, ये तो कुछ अलग ही बात हो गई। गया। यस सर। वो तो टेंजेंट का लीस्ट डिस्टेंस हुआ। नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं है, मिस इंटरप्रेट कर दिया, पता नहीं क्या सोच के तुमने ऐसा कर दिया। एनीवे, तो आई थिंक आज की क्लास को यहीं पे हम लोग को समराइज करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, ये अपने आप सोचना आप, राइट? जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी सर्कल का, ध्यान से सुनना, एक सर्कल है जिसका डायमेट्रिक एंड पॉइंट है Z1 एंड Z2। Z1 एंड Z2 आर द एंड ऑफ डायमीटर। ये Z1 है A और Z2 है B। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि एक पॉइंट P ले लिया जाए Z, और फिर उसको हम क्या करें, ज्वाइन कर दें इन दोनों से। और फिर हम रोटेशन थ्योरम लगा दें, क्योंकि हमें पता है कि डायमीटर सबटेंड राइट 90 एंगल डिग्री। एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है विच इज कॉल्ड डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री एट देयर, ये वाला वेक्टर क्या लिखा जाएगा? AP वेक्टर क्या लिखा जाएगा? Z - Z1। और BP वेक्टर क्या लिखा जाएगा? Z - Z2। क्या लिखोगे बेटा? आर्ग्यूमेंट ऑफ रोटेशन थ्योरम लगाओ, ऐसे रोटेट करो। पोस्ट रोटेशन वेक्टर Z - Z2 डिवाइड बाय प्री रोटेशन वेक्टर Z - Z1 इज इक्वल टू π/2। एग्रीड और नॉट? यस सर। बट अगर Yes, यही sir. पॉइंट अगर नीचे होता यहाँ पर, तब उल्टा नहीं हो जाता? प्लस माइनस आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ रखेंगे तो सेम अगर काम करते हैं इस कंडीशन में, तो ये Z - Z2 है और ये Z - Z1 है, तो ऐसे करना पड़ेगा ना। तो ये -π/2। तो अगर आप +π/2 लिखते हो ये वाला, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बोलो? +π/2 से क्या रिप्रेजेंट होता है? +π/2 से आपको अपर सेमी सर्कल रिप्रेजेंट होता है। क्या रिप्रेजेंट होता है? अपर सेमी सर्कल, ये वाला पार्ट। सिर्फ इतना, अपर सेमी सर्कल।
तो यहां लिख दो, और -π/2 से लोअर सेमी सर्कल। और अगर प्लस माइनस दोनों करते हो तो कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट एंड पॉइंट। तो अगर आप कहीं पर लिखते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ z-z2 अपॉन z-z1 इज इक्वल टू +-π/2, तो ये कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट, जल्दी बोलो, एक्सेप्ट z1 एंड z2, क्योंकि z की जगह पर z1 डालोगे अनडिफाइंड हो जाएगा, z की जगह z2 डालोगे तो भी आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होगा। तो ये वाला फॉर्म भी समझ में आना चाहिए, ये वाला फॉर्म भी समझ में आना चाहिए। अच्छा, कोई नंबर का आर्गुमेंट अगर +-π/2 है तो वो नंबर प्योरली इमेजिनरी है। तो z-z2 अपॉन z-z1 इज इक्वल टू प्लस r टाइम्स e की पावर +-i/π/2, या इसी को +-r भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी। तो इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं z-z2 अपॉन z-z1 प्लस z-z2 अपॉन z-z1 का बार 0, क्योंकि कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका कॉन्जुगेट ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। Yes. तो सेमी सर्कल लिखना, पूरा सर्कल लिखना, ठीक है, वो सारी बात कुछ इस तरह से आर्गुमेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से हाँ बेटा, मुझे लग रहा है कि फिर से जो है कुछ, एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, ऑडिबल होना मैं। इसी तरह से Yes, एक और पॉइंट समझो कि समटाइम्स अगर इक्वेशन ऐसे दिया रहे, ये बात समझ लो, फिर आज की क्लास को यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूं। आर्ग्यूमेंट ऑफ, अगर ऐसा लिखा जाए आर्ग्यूमेंट ऑफ z-z1 अपॉन z-z2 इज इक्वल टू थीटा, अगर ऐसा दिया है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मेजर या माइनर का आर्क ऑफ अ सर्कल। तो अब आप ये बोलोगे कि एक सर्कल है और z1 z2 उस पर 2 पॉइंट है, मान लो a एंड b, ए बी एक कॉर्ड हो गई, और z इस सर्कल पर अगर कोई पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट P है ऑन द सर्कमफरेंस एनीवेयर z, जिसको बोल रहे हैं हम लोग, तो z-z1 को देखो और z-z2 को ऑब्जर्व करो। तो z-z1 क्या होगा? तो z की तरफ डायरेक्शन, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z अपॉन z2 माइनस z, एक ही बात है। तो ये वाला वेक्टर हो गया ऐसे z1 माइनस z, और ये वाला वेक्टर हो गया z2 माइनस z, और रोटेशन थ्योरम बोलता है क्या? ऐसे। चलो मैं यहां पर z2 उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कर दो, पोस्ट रोटेशन बाय प्री रोटेशन कर रहे हैं ना, तो z माइनस z1 पोस्ट रोटेशन वेक्टर है वो z4। तो ये थीटा कांस्टेंट है, ये थीटा फिक्स है। अगर ये एंगल थीटा फिक्स्ड है तो ये एक आर्क ऑफ अ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहां पर भी जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल इधर भी बनेगा। अब सर्कल की प्रॉपर्टी होती है, और वही एंगल हर पॉइंट पर बनेगा ऐसे। तो आप बोलोगे इट विल रिप्रेजेंट व्हाट? आर्क ऑफ अ सर्कल, और वो आर्क भी थीटा पे डिपेंड करेगी। मतलब 3 केसेस बना दो, अगर थीटा एक्यूट है तो ये क्या होगी? मेजर आर्क, मेजर आर्क होगी। और अगर थीटा 90 है तो आप जानते हो सेमी सर्कल हो जाएगा ना, सेमी सर्कुलर आर्क हो जाएगी, सेमी सर्कुलर आर्क। और थीटा अगर ऑब्ट्यूज है
तो यहाँ कहीं होगा, देखो यहाँ ऐसे, ये वाला केस हो गया ना। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल में ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट होगा, इसी का सिर्फ इधर वाला पोर्शन, ये वाली आर्क ही रिप्रेजेंट होगी उस केस में, छोटी वाली आर्क, तो ये माइनर आर्क होगी। तो दिस विल बी माइनर आर्क। ठीक है, तो अब जितना डिस्कशन आज मैंने किया है, बिकॉज कोनिक सेक्शन बहुत डिटेल में आप लोग कर चुके हैं, तो अब आप लोकस की कोई भी प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑल्दो एक क्लास और मैं लूंगा इस पर, एंड दैट विल बी द लास्ट क्लास इन कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके अलावा जो डिस्कशन होगा डाउट के लिए होगा, कॉन्सेप्चुअली कुछ नहीं होगा। उसमें मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हुए इलिप्स और हाइपरबोला और क्वेश्चंस करेंगे उसमें थोड़े से, है ना। तो अब आप जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब मेरी तरफ से कंसेप्चुअली आप कोई भी अटेम्प्ट करोगे ना कॉन्सेप्ट, अब सबको सारे कॉन्सेप्ट आप सीख गए हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, हर एक क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो जस्ट फ्रीली अटेम्प्ट एनी प्रॉब्लम ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर नाउ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब मैं क्लासेस भी आपकी, जितेंद्र सर भी बोल रहे थे बच्चे भी बहुत कम हैं, सब लोग एग्जाम दे रहे हैं, क्या है, तो एक आध क्लास के बाद में आपकी क्लासेस जब मैं बंद करूंगा, अप टू फॉर से 20 days देयर विल बी नो फॉर्मल क्लास। जब आपको कभी जरूरत होगी डाउट के लिए तभी मैं आपको कॉल करूंगा, अदरवाइज आपको अब 20 दिन के लिए, मैं 20-21 दिन के लिए हम लोग रिलैक्स करेंगे, उसके बाद अनाउंस करेंगे कि कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। सर सर उन दिनों में पुराने चैप्टर्स के टेस्ट कर देना सर, तो पुराना सारा रिवाइज हो जाएगा। हाँ तो बेटा यूनिट टेस्ट करके, यूनिट वाइज तो मैं टेस्ट डाल रहा हूँ ना। यस सर, सर वही प्रॉपर जैसे सर जैसे ऐप वगैरह पे होता है। हाँ तो यूनिट मैं ऐसा करता हूँ ना कि अब आपको हर मतलब पहले तो पुराने वाले जो टेस्ट अभी पेंडिंग है वो टेस्ट का एक शेड्यूल आपको दे रहे हैं, उसके अलावा जो है यूनिट वाइज टेस्ट, मतलब पहले यूनिट का एक टेस्ट हुआ था, दिया था आपने? हाँ जो अभी जो वो ऐप पे डाला था। हाँ यूनिट 1, हाँ यूनिट 1 वाला विन्यूअल ऐप पर जो टेस्ट है उसको आपने दिया था कि नहीं? आज कल से आज तक का टाइम था। सर वही आज मैंने वो जितेंद्र सर से पीडीएफ ही मांगी थी, एक्चुअली मैं तो सेंटर पे था। चलो पीडीएफ मान ली तो ठीक है, बट टेस्ट उस पर दोगे तो मुझे थोड़ा पता चलता रहेगा ना। ठीक है सर, कोई चलो मैं आपको वैसे भी रिपोर्ट कर दूंगा तो। ठीक है ठीक है। तो अभी जो है आगे से अब वो सारे टेस्ट में जो है हर एक यूनिट पर टेस्ट लेंगे, आपके 3 यूनिट है ना, तो 4-4 5-5 टॉपिक के वो टेस्ट होते रहेंगे। ठीक है जी, तो लेट्स क्लोज द कॉल बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके ठीक है, ओके 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 ठीक है। हाँ हाँ पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, ठीक है।